जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द विज्ञान स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्तों, उनके लिए लगातार चैनल पे जीके जीएस की क्लासेस कराई जा रही हैं। और इससे पहले भी दोस्तों काफ़ी क्लासेस चैनल पे कराई जा चुकी हैं, जो कि सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, क्योंकि हर क्लास दोस्तों एसएससी के अभी तक के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास कराई गई हैं। और कोई बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं है, आप बहुत ही कम समय में दोस्तों आसानी से सारी क्लासेज देख सकते हैं। वहाँ से निश्चित आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं से सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए गए हैं। और बहुत ही कम समय में दोस्तों, मात्र हर क्लास दोस्तों 10-12 मिनट्स के ऊपर है नहीं, तो बहुत ज़्यादा 2.5-3 घंटे 4 घंटे में आप दोस्तों पूरा सारी क्लासेस को समाप्त कर सकते हैं और निश्चित वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। और आगे भी दोस्तों आपको क्लासेस डेली कराई जा रही हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों ये जो क्लास आपको डेली कराई जाती है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों अन्य पॉइंट को भी आपको कराया जाएगा, ताकि दोस्तों आपको एक ही क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आसपास के याद कर सकें। क्योंकि एसएससी में दोस्तों प्रायः देखा जाता है कि जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे कराए जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले। और दोस्तों प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के वहाँ आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही दोस्तों डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कितना जाने वाला है। और जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों मैथ और रीजनिंग में केवल क्वालिफाई ही करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र को, उपरोक्त दोनों को दोस्तों, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी में होना चाहिए। ऑप्शन ए में है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र को, ऑप्शन बी में है समष्टि अर्थशास्त्र को, और ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है दोस्तों? जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसको आय तथा रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आप दोस्तों इससे ये भी याद रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र वो होता है दोस्तों जिसमें अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है, कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें अर्थशास्त्र की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी का गठन कब हुआ था? मार्च 1982, अप्रैल 1988, दिसंबर 1974, जुलाई 1992। तो सेबी का गठन दोस्तों कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और दोस्तों जो सेबी का गठन हुआ था ये दोस्तों किस रूप में हुआ था? एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, गैर वैधानिक निकाय के रूप में 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है दोस्तों गहराई तथा खारापन कम होता है। ऑप्शन डी है गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दोस्तों, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों? समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारा पानी दोनों में वृद्धि होती है। उसी को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा समुद्र का घनत्व कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे उसकी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघना निम्न में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा यमुना, गंगा गोमती, गंगा सोन, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों मेघना जो है वो गंगा नदी और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा को ही मेघना कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों इसका कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके, तो वहाँ पे दोस्तों इसकी धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा, किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से दोस्तों इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है, तो साथ में आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 141, 151, 161, 171। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी। इस बार दोस्तों भारत की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है वो है 161। और इससे पहले दोस्तों 2022 वाली रैंक इसकी क्या थी? 2022 में दोस्तों इसकी 150वीं रैंक थी। और इस बार दोस्तों काफ़ी गिरावट आई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखते हैं। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा वर्ष 1991 में यूनेस्को आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद की गई थी। इसका मतलब दोस्तों वर्ष 1991 में जो है इसकी यूनेस्को के आम सम्मेलन में इसकी सिफारिश की गई थी। और उसके बाद दोस्तों 1993 में जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा दोस्तों इस प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। आप अगला पॉइंट है दोस्तों, यह दिवस वर्ष 1991 के विंडहोक घोषणा को भी चिन्हित करता है। वर्ष 1991 में दोस्तों जो विंडहोक घोषणा हुई थी, विंडहोक दोस्तों नामीबिया की राजधानी है। किसकी दोस्तों? नामीबिया की राजधानी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विंडहोक घोषणा को भी ये चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर झील कहाँ है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में या दोस्तों भूटान में? तो मानसरोवर झील दोस्तों कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन इसका दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोरेंस झील दोस्तों पॉइंट में देखते हैं, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में। और टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ये भी आप याद रखिएगा साथ में। और इरी झील दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है। इरी झील है दोस्तों ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील ये भी दोस्तों कहाँ है? अमेरिका और सुपीरियर झील भी दोस्तों कहाँ पे है? सुपीरियर झील भी दोस्तों याद रखिएगा, जो कि मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इनमें से कोई नहीं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों ना तो जहांगीर ने करवाया था, ना बाबर और ना ही हुमायूं। अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन दोस्तों डी वाला इसका सही होगा। और अकबर ऑप्शन में होता तो वो सही होता, जबकि ऑप्शन में अकबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी ही होगा। और काजीरंगा अभ्यारण्य दोस्तों याद रखेगा साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, झील अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर और कालेश्वर, ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है। कालेश्वर भी आप साथ में याद रखेंगे, जो कि नहीं लिखा है फिर भी आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों नागालैंड ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है नागालैंड ने। अब नागालैंड से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों जानते हैं। नागालैंड की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे दोस्तों स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण। नागालैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्या है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट भी इसमें दिया गया है, उसे भी पढ़ते हैं दोस्तों। नागालैंड में ही दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूट जोलोकिया पाई जाती है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और जिसका नाम दोस्तों गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस मिर्च का क्या नाम है दोस्तों? इस मिर्च का भूट जोलोकिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन है? कोलकाता, तारापुर, कोच्चि, नवेली। तो इनमें से दोस्तों जो नाभिकीय या परमाणु शक्ति स्टेशन है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? वो दोस्तों तारापुर में स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तारापुर भारत का दोस्तों नाभिकीय शक्ति स्टेशन है, याद रखिएगा। और कोबरा दोस्तों क्या है? एल्युमिनियम संयंत्र केंद्र है कोबरा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नवेली दोस्तों तापीय विद्युत गृह है। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। कोबरा जो है एल्युमिनियम संयंत्र से संबंधित है, नवेली तापीय विद्युत गृह है और तारापुर दोस्तों परमाणु शक्ति स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 के मध्य 61 में हुआ था दोस्तों, 1761 ईस्वी में। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला पॉइंट है दोस्तों, मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। इसमें किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो मराठाओं की इसमें हार हुई थी। और उस समय मराठा जो था दोस्तों उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, पेशवा कौन था दोस्तों उसमें? बालाजी बाजीराव। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे, मैसूर। 5वां संस्करण हुआ है दोस्तों वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का। उसका दोस्तों आयोजन कहाँ पे किस शहर में हुआ है ये आपको बताना है। तो उसका दोस्तों मेज़बान कौन है? इसका मेज़बान दोस्तों है तिरुवनंतपुरम, केरल में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब से कब तक हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों लिखा गया है 1 दिसंबर से दोस्तों 5 दिसंबर तक ये ग्लोबल जो वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल है ये आयोजित किया गया दोस्तों। और केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम ही है, तो आप याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? जिला प्रमुख द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। तो ग्राम पंचायत को इनमें से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है दोस्तों? जिला कलेक्टर के द्वारा दोस्तों इसको भंग किया जा सकता है ग्राम पंचायत को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कुछ राज्यों में 3 वर्ष भी अधिकार प्राप्त है, यानी कुछ राज्यों में दोस्तों इसका कार्यकाल 3 वर्ष भी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष तक माना जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ में जो है 3 वर्ष होता है और कुछ राज्यों में 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। और ग्राम पंचायत को दोस्तों किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? जिला कलेक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कौन संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 52वां, 62वां, 72वां या 73वां? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से इनमें से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है दोस्तों 73वां। और जो 74वां संविधान संशोधन है उसे भी आप याद रखिएगा, वो नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिका से। ये दोस्तों कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 22 दिसंबर 1992 को लाया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया था दोस्तों। 22 दिसंबर 1992 को दोस्तों लोकसभा ने इसे पारित किया था और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित किया गया था राज्यसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक और पॉइंट नीचे दिया गया है दोस्तों, उसे भी पढ़ते हैं। यह संशोधन जो था 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। तो सारी जानकारी है दोस्तों, कब राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और कब लोकसभा के द्वारा। पहले दोस्तों लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था 22 दिसंबर 1992 में, और 23 दिसंबर 1992 में इसे राज्यसभा ने पारित किया। और उसके बाद दोस्तों ये जो है अधिनियम कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो आप पूरी जानकारी याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम स्थापित किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसको किसने दोस्तों स्थापित किया है, समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम को? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी दी गई है। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता होगा दोस्तों, चेन्नई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो राजधानी भी आप साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो इसमें कौन सा राइट है ये आपको बताना है। संविधान द्वारा दोस्तों गठित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत गणराज्य की सरकार के मुखिया हैं। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वो कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है। इसका कारण दोस्तों फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चढ़ सके, थकान कम हो सके, या ऑप्शन डी दिया है स्थायित्व में वृद्धि हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थायित्व यानी कि दोस्तों उसकी स्थिरता में वृद्धि हो सके, उसका बैलेंस बन सके ताकि वो लुढ़के ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, स्थायित्व में वृद्धि हो, जिससे स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। इसमें दोस्तों बताया गया है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र दोस्तों जहां पे समस्त वस्तु का भार केंद्रित होता है वही गुरुत्व केंद्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। ग्रीन हाउस के द्वारा पौधों को गर्मी प्रदान की जाती है, यानी पेड़ पौधों के लिए दोस्तों ये हानिकारक होती है और ग्लोबल वार्मिंग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। और गर्मी के कारण बर्फ़ के पिघलने से अनेक द्वीप और तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं। ये दोस्तों हानियाँ होती हैं ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं इसके प्रभाव से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी, अकबर। तो जीटी रोड जो थी दोस्तों ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। और पहले दोस्तों इसका जो नाम था वो क्या था और बाद में इसका नाम क्या हुआ ये भी जानते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, पहली सड़क सोनारगांव बंगाल से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई। ये दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 15 कोस लंबी है या। और प्रसिद्ध या पहली सड़क जो है दोस्तों सोनारगांव जो कि बंगाल में पड़ता है, यहाँ से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई दोस्तों ये जाती है। और इस सड़क का पहले नाम था दोस्तों सड़क-ए-आजम के नाम से इसको जाना जाता था, किंतु दोस्तों वर्तमान में इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी याम्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो जो याम्योत्तर है दोस्तों उसको निर्धारित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको दिनांक रेखा कहते हैं, 180 डिग्री के साथ। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों पॉइंट में देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी यही लिखा है 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को निर्धारित किया जाता है। नाविक को एक रेखा के, अगला पॉइंट है, नाविक को एक रेखा के कारण पूर्व में आने पर एक दिन की बचत होती है या लाभ होता है दोस्तों, और पश्चिम जाने पर एक दिन उसको घाटा होता है। पूर्व में जाने पर एक दिन की बचत होती है, एक दिन का लाभ होता है, और पश्चिम जाएगा तो एक दिन का उसका घाटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उससे दोस्तों क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। Q बराबर mgh इसका फार्मूला होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से चैनल पे काम किया जा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।